हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 31। तो बेटे ये दूसरे यूनिट का 31वां वीडियो है। और इससे पहले 30 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी पीडीएफ नोट्स के लिए सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं यूनिट नंबर सेकंड के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 8। तो अब तक हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 7 वीडियो आपको उपलब्ध कराए हैं, और ये हमारा आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 8वां वीडियो है यूनिट नंबर सेकंड की। तो देखते हैं, आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 40 से। तो 40वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखो जरा ध्यान से। 40वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने, प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पन्नी पर अल्फा कणों द्वारा बमबारी की जाती है। मतलब आप रदरफोर्ड का प्रयोग आपने पढ़ा है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। उसमें क्या किया था रदरफोर्ड ने? सोने की पतली पन्नी पर या प्लेटिनम की पतली पन्नी पर, जो भारी धातु होती है, इनके परमाणु भी भारी होते हैं। परमाणु भारी होने का मतलब परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है कि नाभिक पर आवेश अर्थात धन आवेश भी अधिक होता है, और परमाणु का जो भार है वो भी ज्यादा होता है, यानी ज्यादा द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में होता है। अब देखो जरा, इन्होंने कहा रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने, प्लेटिनम आदि भारी परमाणुओं की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है। ठीक है। यदि एल्यूमिनियम आदि जैसे हल्के परमाणु की पतली पन्नी ली जाए तो उपरोक्त परिणामों में क्या अंतर होगा? उन्होंने कहा है, यदि आप सोने या प्लेटिनम की पन्नी के स्थान पर हल्के परमाणु एल्यूमिनियम की पन्नी प्रयोग करोगे तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या परिवर्तन पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसमें कुछ परिवर्तन होगा? तो उत्तर है हाँ, होगा, बिल्कुल। देखो क्या परिवर्तन होगा, मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है कि यदि आप किसी परमाणु की कल्पना करते हो रदरफोर्ड के अनुसार, तो परमाणु के नाभिक, परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर क्या होता है? रिक्त स्थान, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपनी अपनी कक्षाओं में वृत्तीय गति करते हैं। इसमें क्या है? कक्षाएं हैं, और कक्षाओं में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यदि आप सोने या प्लेटिनम के पतली पन्नी का प्रयोग करोगे, तो सोने या प्लेटिनम की पतली पन्नी का प्रयोग करते समय आपको एक बात का पता होना चाहिए कि सोने या प्लेटिनम भारी धातु हैं। दोनों कैसी धातु हैं? भारी। तो इनके परमाणु के जो नाभिक होंगे वे भी भारी होंगे, या उनके ऊपर धनावेश भी अधिक होगा। तो यदि अल्फा कण इसके पास से गुजरेंगे, आपको पता है अल्फा कण पर भी कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। एक अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। तो यदि कोई अल्फा कण इस नाभिक के पास से गुजरेगा तो उसके ऊपर लगेगा प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण लगने के कारण वो अल्फा कण क्या हो जाएगा? प्रकीर्णित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, मार्ग से भटक जाएगा। इसी तरीके से यदि कोई अल्फा कण यहां से आता है, अल्फा कण पर क्या होता है? धनावेश होता है, तो वो भी क्या होगा? इस धनावेशित नाभिक से प्रतिकर्षित होगा और इस तरफ को अपना रास्ता बदल लेगा। यदि कोई अल्फा कण परमाणु के नाभिक के बिल्कुल डायरेक्ट 180 डिग्री पर अटैक करेगा, यानी सीधा नाभिक की ओर गति करेगा, तो क्या होगा कि वो टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगा, क्योंकि अल्फा कण जो यहाँ नाभिक की ओर आ रहा है वो धनावेशित है, और परमाणु का जो नाभिक है वो भी धनावेशित है। यदि आप यहाँ क्या करोगे? यदि आप यहाँ या तो सोने की पतली पन्नी का प्रयोग करोगे या फिर आप प्लेटिनम की पतली पन्नी का प्रयोग करोगे, तो ये जो अल्फा कण है
ये बहुत ज्यादा अपने मार्ग से विचलित होंगे, यानी इनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा नाभिक से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सोने या प्लेटिनम की जो परमाणु है उसका जो नाभिक है, उस नाभिक पर धनावेश भी बहुत ज्यादा है और नाभिक भारी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जभी तो कहा है भारी धातुओं या भारी तत्वों। तो इसलिए अल्फा कण बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। किससे? भारी नाभिक से, अधिक धनावेशित नाभिक से अल्फा कण बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके कारण जिन अल्फा कणों की बमबारी आप सोने की पतली पन्नी पर करते हो, उनका प्रकीर्णन, उनका बिखरना ज्यादा हो जाता है। पर इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि यदि आप इनके स्थान पर, सोने या प्लेटिनम की पतली पन्नी के स्थान पर, यदि आप एल्यूमिनियम जो एक हल्की धातु है उसकी पतली पन्नी का प्रयोग करोगे तो अल्फा कणों का क्या हश्र होगा। तो समझो जरा, यदि आप एल्यूमिनियम की पतली पन्नी का प्रयोग करोगे तो एल्यूमिनियम एक हल्का नाभिक रखता है। एल्यूमिनियम का नाभिक, एल्यूमिनियम परमाणु का नाभिक वजन में भी कम है, भार में भी कम है, द्रव्यमान में भी कम है, यानी वो एक हल्का नाभिक है। दूसरी बात, उसके ऊपर धन आवेश भी कम है, यानी उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, कम है। तो यदि उसके ऊपर धनावेश कम है, यदि वो हल्का है, तो यहां दो बातों पर प्रभाव पड़ेगा कि जो अल्फा कण उसके पास से होके गुजरेगा, उस अल्फा कण पर उतना ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं लगेगा जितना प्रतिकर्षण सोने या प्लेटिनम की पन्नी के केस में लग रहा था। यदि आप ये परमाणु सोने या प्लेटिनम का मानोगे तो सोने या प्लेटिनम के परमाणु यानी भारी तत्वों के परमाणु के नाभिक पर ज्यादा धनावेश होता है, नाभिक बहुत ज्यादा भारी भी होता है। ज्यादा धनावेश है तो अल्फा कणों को ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, और एल्यूमिनियम हल्का परमाणु है तो उसका नाभिक भी हल्का है, नाभिक के ऊपर धनावेश भी कम है, तो अल्फा कणों को कम प्रतिकर्षित करेगा और अल्फा कणों को बहुत कम प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब अल्फा कण अपने मार्ग से उतने ज्यादा संख्या में विचलित नहीं होंगे और उतने ज्यादा कोण पर विचलित नहीं होंगे जितनी ज्यादा संख्या और ज्यादा कोण पर सोने के केस में होते हैं, सोने की पतली पन्नी के केस में, प्लेटिनम की पतली पन्नी के केस में। यानी ज्यादातर अल्फा कण परमाणु के आर पार सीधे ही निकल जाएंगे, उनका प्रकीर्णन उतना ज्यादा मात्रा में और ज्यादा कोण पर नहीं होगा जितने ज्यादा मात्रा और ज्यादा कोण पर सोने या प्लेटिनम की पतली पन्नी में हुआ होगा। ठीक है, कारण यह है कि एल्यूमिनियम का नाभिक हल्का है और एल्यूमिनियम के नाभिक पर धन आवेश भी कम है। तो देखो जरा उत्तर में क्या लिखा है हमने। उत्तर में लिखा है एल्यूमिनियम जैसे हल्के परमाणु नाभिक का प्रयोग करने पर अल्फा कणों पर कम प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। समझ में आता है ना क्यों लगेगा कम प्रतिकर्षण बल, जब आप एल्यूमिनियम का हल्का नाभिक प्रयोग करोगे। अतः बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होंगे, वह अपने मार्ग पर वापस लौटेंगे। मार्ग पर वापस लौटने वाले भी उतने नहीं होंगे और विचलित होने वाले भी उतने ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स नहीं होंगे जितने ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स किसके केस में है, सोने की पतली पन्नी के केस में या प्लेटिनम की पतली पन्नी के केस में। ठीक है बेटे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। यह लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 41। 41वें क्वेश्चन में लिखा है 35 BR 79, 35 BR 79। नीचे जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। ऊपर जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो 35 BR 79 तथा BR 79 प्रतीक मान्य है, यानी ये वाला संकेत भी बिल्कुल सही है, ये वाला संकेत भी बिल्कुल सही है। आप इन्हें संकेत भी कह सकते हो और प्रतीक भी कह सकते हो। जबकि 79 BR 35 तथा BR 35 मान्य नहीं है। ये वाला संकेत गलत है और ये वाला भी गलत है। संक्षेप में कारण बताइए, कारण बताओ कि ये दोनों संकेत या ये दोनों प्रतीक सही क्यों हैं और ये दोनों गलत क्यों हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा उत्तर। आपको पता है कि यदि आप किसी भी परमाणु का प्रतीक बनाओगे या संकेत बनाओगे तो उसमें जो नीचे की तरफ लिखा जाता है वो होता है परमाणु क्रमांक, जेड से आप उसे प्रदर्शित कर सकते हो, और ऊपर की तरफ जो लिखा जाता है वो होता है द्रव्यमान संख्या। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि संकेत के नीचे की ओर तो आपका क्या होना चाहिए, नीचे की ओर आपका लिखा होना चाहिए परमाणु क्रमांक। क्या लिखा होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। और ऊपर की ओर क्या लिखा होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या। यदि आप ऐसे किसी संकेत को या किसी प्रतीक को लिखते हो तो यह प्रतीक बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है।
और यदि आप परमाणु क्रमांक को तो ऊपर लिख दोगे और द्रव्यमान संख्या को लिख दोगे नीचे, तो ये प्रतीक या संकेत गलत हो जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। Br जो है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है और परमाणु क्रमांक को नीचे लिखना चाहिए, इसलिए ये सही है। Br का परमाणु क्रमांक कितना होता है 35 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 79, इसलिए 79 को ऊपर लिखना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में, किसी तत्व के परमाणु का संकेत लिखते समय परमाणु क्रमांक को सदैव नीचे की ओर और एक मात्रा लगेगी, परमाणु क्रमांक को सदैव नीचे की ओर, द्रव्यमान संख्या को सदैव ऊपर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, नीचे नीचे और, ठीक है बेटे, नीचे की ओर होता तो फिर एक मात्रा लगती। उन्होंने लिखा है, हमने क्या लिखा है, परमाणु क्रमांक को सदैव नीचे और द्रव्यमान संख्या को सदैव ऊपर की ओर लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक को सदैव नीचे लिखना चाहिए और द्रव्यमान संख्या को सदैव ऊपर लिखना चाहिए। तथा Br का परमाणु क्रमांक 35 है, तो इसलिए 35 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। वह द्रव्यमान संख्या 79 है, इसलिए द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखेंगे। अतः इसका 35 Br 79 या Br 79 संकेत ही मान्य होगा, यह संकेत ही सही है। यदि आप इन्हें ऊपर नीचे कर दोगे, पलट दोगे, तो वो संकेत सही नहीं होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन। एक 81 द्रव्यमान संख्या वाले तत्व में प्रोटॉनों की तुलना में 31.7% न्यूट्रॉन अधिक हैं। यानी उसमें जितने भी प्रोटॉन हैं, प्रोटॉनों से ज्यादा कौन है, न्यूट्रॉन, और कितने ज्यादा हैं, 31.7% अधिक। इसका परमाणु प्रतीक लिखिए। तो हमें क्या लिखना है, उसका प्रतीक लिखना है, उसका संकेत लिखना है। तो इन्होंने कहा है कि द्रव्यमान संख्या तो उसकी 81 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन कितने अधिक हैं, 31.7%। तो आप एक काम कर लो कि माना प्रोटॉनों की संख्या मान लो, माना इसमें प्रोटॉन कितने हैं, x हैं, मान लो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, x, और इन्होंने कहा है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या की 31.7% अधिक। तो जितने प्रोटॉन हैं उसमें कितना अधिक करना है, x का 31.7%। तो 31.7% ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे आप एक काम कर सकते हो कि यहां आप इसके बटे में मान सकते हो 1, ये हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 100 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 100x प्लस ये कितना है 31.7x। तो 100x तो ये है, 31.7x ये है, तो ये हो जाएगा 131.7x बटे 100। अब 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 0.2 अंक इधर सरक जाएगा और ये हो जाएगा 1.317x। इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या तो x है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई है 1.317x। ठीक है बेटे। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इन दोनों के योग को आप कहते हो द्रव्यमान संख्या। ये फार्मूला आपको पता होगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर किसके होती है, द्रव्यमान संख्या के, जिसे आप ए से प्रदर्शित करते हो। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है x प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकली है 1.317x, 1.317x, और द्रव्यमान संख्या कितनी दी है 81। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम। ये तो है 1.317x और ये है 1x, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2.317x इज इक्वल टू 81। ये हो गया 2.317x इज इक्वल टू 81। तो यहां से यदि आप x का वैल्यू निकाल लोगे तो 81 बटे क्या हो जाएगा 2.317। 81 को आप 2.317 से डिवाइड करोगे और ये आ जाएगा 34.958।
34.958 ये आया है किसका वैल्यू, एक्स का। अब 34.958 को लगभग आप बराबर मान सकते हो 35 के, क्योंकि यहाँ 34.9 है ना, तो इसे 35 के लगभग मान सकते हो। इसलिए प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, ये यहाँ पी पॉजिटिव लिख लो कभी कंफ्यूजन हो। प्रोटॉनों की संख्या कितनी माननी थी हमने, एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 35। तो एक तो प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास 35 है, और आपको पता है कि ये जो प्रोटॉनों की संख्या है इतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और इसे ही आप कह सकते हो परमाणु क्रमांक Z, ठीक है। और जो द्रव्यमान संख्या A है उसे यहां लिख देता हूं। द्रव्यमान संख्या तो उन्होंने दे ही रखा है, द्रव्यमान संख्या कितना दे रखा है, 81। इसलिए प्रतीक क्या होगा, प्रतीक कह दो या संकेत कह दो, एक ही बात है। प्रतीक क्या होगा बताओ। आपको पता है कि कोई भी संकेत आप लिखते हो तो नीचे तो आपको लिखना होता है Z और ऊपर लिखना होता है A, परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 35, और द्रव्यमान संख्या है 81। अब 35 परमाणु क्रमांक और 81 परमाणु भार वाला जो तत्व होता है वो होता है Br। तो ये हमारा प्रतीक हुआ पूरा, 35 Br 81, 35 Br 81, ये हमारा आंसर है। और ये जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, केमिस्ट्री को पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है कि 35 परमाणु क्रमांक किसका होता है, Br का होता है। आपको परमाणु क्रमांक हालांकि पहले चैप्टर में मैंने सिखाए थे और बहुत सारे याद भी कराए थे, तो जब हम लगातार अध्ययन करते हैं तो हमें याद हो जाते हैं ये, ठीक है बेटे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है 37 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर 1 इकाई ऋण आवेश है। एक आयन है और उसके ऊपर ऋण आवेश है, जैसे आप कह सकते हो X नेगेटिव। यदि आयन में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में न्यूट्रॉन 11.1% अधिक हैं, यानी न्यूट्रॉन कितने फालतू हैं, 11.1% एक्स्ट्रा हैं। कौन, न्यूट्रॉन, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो आयन का प्रतीक लिखिए। तो पहला सवाल जो हमने इससे पहले किया था उसमें तो था हमारे पास परमाणु, पर इसमें हमारे पास आयन है, ठीक है। तो हम मानते हैं, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माना आयन में मानते हैं। चलो मान लो आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, X हैं। मान लो आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, X। और इन्होंने कहा है कि न्यूट्रॉन कितने हैं, 11.1% अतिरिक्त हैं। तो X तो थे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन के कितने अधिक हैं, 11.1%। ऐसे ही तो निकाल लोगे आप 11.1%। तो इसके अपॉन में 1 मान लो आप, और इसे आगे कैलकुलेट कर लो। एलसीएम तो आ जाएगा इसका 100, और ये 100 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 100x प्लस 11.1x, ये हो जाएगा 100 और 11 111, 111.1x बटे 100। और आपको पता है 100 में कितने जीरो हैं, 2, तो 0.2 अंक इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1.111 इतने x। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो लिखी है वो आयन में लिखी है, आयन में, ठीक है, नेगेटिव आयन में। तो यदि आपसे कोई पूछता है ना कि उदासीन परमाणु में बताओ आप, आयन में नहीं, उदासीन परमाणु में, यदि आपको उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, X में से 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि X क्या है, ऋण आयन, और ऋण आयन में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण ही क्या था, उसके ऊपर ऋण आवेश आया था। इसलिए उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब भी आपको निकालने हैं तो आप क्या लिखोगे, X-1 लिखोगे। और आपको ये बात भी पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों के योग को ही हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ए से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु में कितनी है,
ये है x-1 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमने निकाल ली है 1.111x और द्रव्यमान संख्या कितनी दी है 37 तो 1.111x और एक x ये रहा तो ये हो जाएगा 2.111x इज इक्वल टू 37 और ये प्लस ये माइनस का 1 है ना माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा 2.111x इज इक्वल टू 38। अब x इज इक्वल टू कैसे निकलेगा 38 बटे 2.111 और जब आप इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 18.0009 18.0009 इसे आप लगभग बराबर 18 ही तो कहोगे। इसका मतलब x का मान कितना आया है 18। इसलिए उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन बता दोगे आप। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं x-1 और x का वैल्यू कितना आया है 18 18 माइनस 1 बराबर 17 तो इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में 17 है और इस संख्या के बराबर ही होती है प्रोटॉनों की संख्या और इसे ही आप कहते हो परमाणु क्रमांक। तो इसमें उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 प्रोटॉन भी कितने होंगे 17 परमाणु क्रमांक भी कितना होगा 17 ये तीनों चीज बराबर होती हैं यदि परमाणु हमारा उदासीन है। और द्रव्यमान संख्या कितनी दी है द्रव्यमान संख्या इन्होंने दी है हमें 37 ये दे रखी है। इसलिए प्रतीक क्या हो जाएगा आयन का प्रतीक पूछा था ना इन्होंने आयन का प्रतीक देखो यहां तो लिखना है आपको Z और यहां लिखना है A यहां लिखना है संकेत और ये देना है एक ऋणावेश। किस तरह होगा संकेत या प्रतीक आप ऐसे लिखोगे Z कितना है Z है 17 A कितना है A है 37 और आवेश कितना है 1 इकाई ऋणावेश। तो 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है Cl का तो यहाँ x की जगह आप Cl लिखोगे Cl तो 17 Cl 37 और 1 इकाई ऋणावेश ये हमारा उत्तर है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 इन्होंने कहा है 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर धनावेश की 3 इकाई हैं यानी 3 इकाई धन आवेश है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 30.4% न्यूट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉनों की तुलना में इतने न्यूट्रॉन क्या है अधिक है इतने परसेंट। तो आयन का प्रतीक बताइए। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने इस तरह का बताया था उसमें हमने लिया था परमाणु को दूसरे क्वेश्चन में हमने लिया ऋण आयन को और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है धन आयन है। तो ऐसा कर लो कि माना आयन में क्या धन आयन में लिख लो माना धन आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं x हैं। मान लो धन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है x इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या x से कितना अतिरिक्त है 30.4%। तो x का 30.4% ऐसे ही तो निकलेगा इतने एक्स्ट्रा हैं। तो ये कितना हो जाएगा इसके अपॉन में यदि आप 1 मानते हो और दोनों का एलसीएम लेते हो 100 दोनों का एलसीएम कितना लेना पड़ेगा 100 लेना पड़ेगा ये 100 लिख दिया ये 100 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी ये तो हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 30.4x तो ये हो जाएगा 100 तो है इसके अपॉन में और ये हो जाएगा 100 + 30 130.4x 2 जीरो है 0.2 अंक इधर से रख जाएगा ये आ जाएगा 1.304x ये है हमारे पास किसकी संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यदि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकालने हो आपको उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मल यदि आयन में इलेक्ट्रॉन x हैं और 3 इकाई धनावेश
इसके ऊपर है, मान लो संकेत है उसका, मान लो उसका संकेत x है और 3 इकाई उसके ऊपर धनावेश है, इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। तो यदि ये परमाणु होता, आयन ना होता, 3 इलेक्ट्रॉन ना निकले होते, तो इलेक्ट्रॉन धनायन में यदि x है तो नॉर्मली तो x+3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? x+3। ठीक है, समझ में आता है ना? धनायन क्या है? 3 इकाई धनावेश है इसके ऊपर, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद धनायन में इलेक्ट्रॉन x हैं, 3 निकलने के बाद x हैं, तो उदासीन परमाणु में तो 3 जोड़ने पड़ेंगे, x+3 होंगे उदासीन परमाणु में। और आपको इस फार्मूले का भी पता है कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन ये किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, ये फार्मूला है। अब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? x+3, ये लिख दिया x+3। और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है 1.304x, 1.304x। और द्रव्यमान संख्या कितनी दी है? ये दी है 56। तो देखो 1.304x और एक x ये रहा, कितने हो जाएंगे? 2.304x इज इक्वल टू 56, और प्लस का 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 2.304x इज इक्वल टू 56 में से 3 गए 53। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 53/2.304। और जब आप 53 को 2.304 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 23.003, 23.003। और इसे आप लगभग बराबर लिख सकते हो 23 के। किसके बराबर लिख सकते हो? 23 के बराबर लिख सकते हो। ठीक है। और आप एक बात बताओ, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने थे? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमने माने थे x+3, और x की वैल्यू कितनी निकली है हमारी? 23 + 3, ये हो जाएगा 26। और यही आपका प्रोटॉनों की संख्या है और यही आपका परमाणु क्रमांक है। और a इन्होंने दे ही रखा है, a तो दे रखा है, कितना दे रखा है? a 56। ठीक है, इसलिए आयन में भी धनायन लिखना चाहिए। आयन का प्रतीक क्या हो जाएगा? आयन का प्रतीक ऐसा होगा, देखो यहां तो हम लिखेंगे Z, और यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे संकेत, और यहाँ लिखेंगे 3 इकाई धनावेश। अब देखो क्या है, Z कितना है? Z कितना है? 26। और A कितना है? A है 56, और 3 इकाई धनावेश यहाँ लिख देंगे। तो संकेत यहाँ 26 किसका होता है? 26 परमाणु क्रमांक होता है Fe का। तो यहाँ हमें Fe लिखना होगा, Fe। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है, ये है हमारा उत्तर। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के अभ्यास प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। आप यदि किसी भी यूनिट को प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप सब्जेक्ट को समझ पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, और यदि आप रैंडमली कहीं से भी किसी वीडियो को देख लोगे तो आप सब्जेक्ट को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको प्ले लिस्ट में घुसना चाहिए जरूर। आप प्ले लिस्ट में जाओ, चैनल के होम पेज पे जाओगे, वहां भी आपको सारे यूनिट एक निश्चित क्रम में रखे हुए मिलेंगे, और आप प्ले लिस्ट में जाके जिस यूनिट को पढ़ना है उस यूनिट की प्ले लिस्ट में जाओ और पढ़ो। ठीक है, या तो होम पेज से पढ़ो या तो प्ले लिस्ट से पढ़ो। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आप वीडियो की स्पीड को अपने अनुसार एडजस्ट कर लिया करो। जब आप वीडियो को चलाते हो तो राइट साइड में 3 ऊपर की तरफ डॉट के निशान आते हैं, 3, उन डॉट पर क्लिक करो और प्लेबैक स्पीड को बढ़ा लो जाके जितनी आपको बढ़ानी हो। ठीक है, बस इन बातों का ध्यान रखना है और मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, जिससे आप अपना भविष्य उज्जवल कर सको। So thank you very much for watching this video. Okay, bye.